किसान बहन भाइयों नमस्कार। आज का प्रोग्राम हमारा पशुओं के बारे में है। पशुओं के बारे में हम आपको बताते हैं कि आज चारा के लिए बताएंगे कि चारा कौन कौन सा गिरते हैं, कैसा डालते हैं, कैसा लगाते हैं, इसके विषय में बताएंगे। अब आपको जानकारी देंगे खबरें खेती से। कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी सरकार। वनस्पति तेल के आयात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदाम जल्द ही होंगे ऑनलाइन। और फसल कटाई के समय सावधानियां। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी, जिससे किसानों को सही दाम पर बीज मिल सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी, जिससे किसानों को सही दाम पर बीज मिल सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि दिसंबर 2015 में केंद्र सरकार ने 2016-17 के जुलाई से जून फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रॉयल्टी भी शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सरकार ने पहली बार बीटी कॉटन के लिए 800 रुपये प्रति पैकेट की एक समान दर तय की, जिसमें 49 रुपये की मामूली रॉयल्टी शामिल है। इससे किसानों को फायदा होगा। श्री सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के किसानों ने 2015-16 के सत्र में 830 से 1000 रुपये प्रति 450 ग्राम पैकेट की दर से बीटी कॉटन के बीज खरीदे थे। बीजों के दाम का नियमन जारी रखने से कोई भी कंपनी किसानों को मनमाने तरीके से बीज नहीं बेच पाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि तिलहन उत्पादन में कमी और खाद्य तेल की मांग अधिक रहने से वनस्पति तेल के आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अनुमान जताते हुए कहा है कि तिलहन उत्पादन में कमी और खाद्य तेल की मांग अधिक रहने से वनस्पति तेल का आयात 2015-16 के दौरान 9.51% बढ़कर 160 लाख टन रह सकता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी SEA के अनुसार 2015-16 में कपास के बीज और खोपरा समेत खरीफ और रबी का कुल तिलहन उत्पादन 318.1 लाख टन रह सकता है, जो वर्ष 2014-15 के कुल उत्पादन 336.79 से कम है। ऐसी दशा में वनस्पति तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार ने पिछले साल सितंबर में कच्चे खाद्य तेल पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5%, जबकि रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। इसके बावजूद मांग की अधिकता को देखते हुए वनस्पति तेल के आयात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए बने भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदाम जल्द ही ऑनलाइन होंगे, जिससे गोदामों में रखे अनाज के नुकसान को कम किया जा सके। देश में राघन में दिए जाने वाले खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसमें रखे जाने वाले अनाज के बारे में सही जानकारी न हो पाने से अक्सर खाद्यान्न का नुकसान होता है। इसे कम करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों को ऑनलाइन करने का निर्णय किया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि सरकार के इस निर्णय से देश भर में बने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे अनाजों की सही स्थिति से अनाजों का सुरक्षित भंडारण किया जा सकेगा। अधिकारी के अनुसार शुरुआत में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले 30 गोदामों को ऑनलाइन प्रणाली के तहत लाया जाएगा। जुलाई तक भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले देश के 540 गोदामों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने से FCI के गोदामों में अनाज के आने और उसकी निकासी की पूरी प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी। इससे अनाजों की चोरी और गड़बड़ी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। रबी फसल की कटाई गहाई का समय आ गया है। ऐसे में किसान बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस कार्य में कई बार जल्दबाजी में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इससे कैसे बचें और क्या-क्या सावधानियां बरतें, पेश है एक रिपोर्ट। रबी मौसम की मुख्य फसलें हैं गेहूं,
जौ, चना, सरसों, तोरिया आदि, जिनकी कटाई का समय आ गया है। देश के ज्यादातर भागों में कटाई का काम जोरों पर है एवं थ्रेसिंग भी चल रही है। साथ ही घर में चारा कटाई मशीन भी काम में लाई जा रही है। इन कृषि यंत्रों के इस्तेमाल में थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का सबब बन जाती है। पर दुर्घटना ही ना हो, इस बारे में किन विशेष बातों का ध्यान रखें? हमारे पास जो है ना, गाँवों के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जो लेबर और मजदूर हैं और ये गांव में खेतों में काम करते हैं। और जनरली ये जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो धारदार जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गरासे, ये सब चारा काटने वाली मशीन, थ्रेशर्स वगैरह यूज करते हैं और इनमें कभी कभी इनसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो काफ़ी डिसेबिलिटी भी कर सकती हैं कई बार। तो इनके बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे कभी कभी काफ़ी ग्रेवियस इंजरी होती है, पर्टिकुलरली थ्रेशर्स और जो धारदार हथियार हैं, कभी कभी इनसे उंगलियों का नुकसान भी होता है और क्रश इंजरी होती है पूरे हैंड की, जिससे फ्यूचर में डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो जिनका प्रिकॉशन लेने से है कि इन इंजरियों से बचा जा सकता है। एक तो पहला ये है कि जो इस तरह के औजार इस्तेमाल करते हैं उनको है कि कोई ड्रिंक वगैरह या ना करें, और कपड़े वगैरह भी जो हैं सो ज़्यादा ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, बॉडी से अटैच होने चाहिए ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि जो इन औजारों को इस्तेमाल करने के लिए जो ये होनी चाहिए प्रिकॉशन, सावधानियाँ होनी चाहिए, वो प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। एक तो ये हैं, और दूसरी चीज़ें हैं कि जब इस तरह की इंजरी होती है तो उसका इमीडिएट किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए, और जाने से पहले एक तो प्रॉपर ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। जो और इस तरह की इंजरी में ज़्यादातर ब्लड लॉस काफ़ी होता है, खून काफ़ी बहता है, तो इसमें है कि प्रॉपर एक बैंडेजिंग हो जाती है तो ब्लड लॉस होने से बच जाता है। तो इसलिए है कि इस तरह की इंजरी के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पेशेंट को इस तरह से प्रॉपर ड्रेसिंग कर दें या सपोर्ट दे दें जो इससे ब्लड फर्दर आगे ना बहे, और इमीडिएटली किसी हायर सेंटर में, स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाके इनका इलाज करना चाहिए, जो इनकी उंगलियां या इस तरह से जो लिम्ब सेविंग प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह की जो उंगलियां कट जाती हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स में, तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके बचाया भी जा सकता है बड़े सेंटर्स में। तो इसलिए कि अगर हम 6 घंटे के अंदर इनको ऐसी जगहों पे ले जाएं, ऐसे हायर सेंटर पे ले जाएं विथ जो कटे हुए हिस्से को, और अगर वो इस तरह से शार्प कट होती हैं तो वो बच भी जाती हैं। तो इसलिए ऐसी जगहों पे ले जाने से इनकी सेविंग भी हो सकती है, या फिर अगर प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सेंटर में आप इनका इलाज कराएंगे तो डिसेबिलिटी कम से कम होगी, जिससे मरीज को आगे के लिए आसानी रहेगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भागों में तेज बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, अब हम आपको जानकारी देंगे आदर्श चारे की। वैसे तो हर गांव के लोग मिल कर के ऐसा चारा लगाते हैं जो कि काटते रहो वो बढ़ता रहेगा, काटते रहो बढ़ता रहेगा। ये जो लोग बाग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो मिल कर के हरा चारा तैयार करते हैं, जिससे कि पशु जो कम दूध देते हैं वो भी दूध देने लग जाते हैं। तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। किस तरह से उसको करें, किस तरह से काटे और वो बढ़ता ही रहता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसान कैसे चारा तैयार करता है, चारा काटता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा विकसित चारा उत्पादन तकनीकों का हस्तांतरण बुंदेलखंड के जटिल, विविध एवं जोखिम भरी परिस्थितियों के तंत्र में गरीब किसानों का चारा, देसी पशु एवं प्राकृतिक संपदा के संरक्षण द्वारा जीविका उत्थान किया जा रहा है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा चारे की विभिन्न प्रजातियों एवं तकनीकों के प्रदर्शन हेतु तकनीकी पार्क का विकास किया गया है। इसमें 6 प्रमुख ब्लॉक बनाए गए हैं। 1 वर्षीय चारा किस्में, बहुवर्षीय चारा किस्में, वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन, वर्षा आश्रित प्रक्षेत्र हेतु चारा उत्पादन, चरु घास एवं चरु दलहनी, 1 वर्षीय चारा। इसके अतिरिक्त केंचुआ खाद, अजोला एवं साइलेज तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस संस्थान ने बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीब किसानों के विकास हेतु एक सामुदायिक विकास की पहल की है। ये हमारा संस्थान नेशनल संस्थान है और पूरा दुनिया के लिए, दुनिया का किसान के लिए काम कर रहे हैं। हम जहाँ तक यहाँ हमारा आउटरीच प्रोग्राम जो हम किसान के लिए एक एक गांव में डिफरेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एक बहुत शानदार एक प्रोजेक्ट हम लोग शुरू किया आदर्श चारा गाँव। आदर्श चारा गाँव का कंसेप्ट ये है, हमारा एक 3 गांव को लेके हम लोग गोद लिया, जिसको एक क्लस्टर ऑफ विलेज को लेके आदर्श चारा गाँव का कंसेप्ट दिया है। उस आदर्श चारा गाँव में हम लोग 261 फार्म फैमिली है और 261 फार्म फैमिली को हम लोग जैसे जिसका जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे लैंड होल्डिंग है, उसी हिसाब से हम लोग टेक्निक दिया। जिसका पास कोई ज़मीन नहीं है, हम उनको एजोला का टेक्नोलॉजी दिया है। जिसका पास कोई ज़मीन नहीं है बट उनका पास गाय भैंस है, उनका मिनरल मिक्सचर का टेक्नोलॉजी दिया है। जिसका पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1-2 गाय भैंस है, उनको हमने फीड पैलेट का टेक्नोलॉजी दिया, जिसमें हमें सप्लीमेंट्री एज ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फीड उनको मिल रहा है। जिसका पास हरा चारा नहीं है तो हम मिनरल मिक्सचर का हम प्रयोग सिखा रहे हैं, जो भूसा का साथ मिनरल मिक्सचर देने से क्या फ़ायदा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, ये सब हम देते हैं और फार्मर्स को वहाँ पे गांव में जाके हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों का किसानों के प्रक्षेत्र पर प्रदर्शन एवं प्रभाव, किसानों की निर्णय क्षमता का विकास तथा विकसित तकनीक पर उनकी राय जानना है। छोटे किसानों की जीविका उत्थान हेतु कृषि आधारित मॉडल विकसित करना इस कार्यक्रम की मुख्य रणनीति है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान द्वारा जो आदर्श चारागाह स्थापित किया गया है, उसी का यह है ई चारा केंद्र है। इस ई चारा केंद्र का मुख्य उद्देश्य परामर्श सेवाएं संचालित करना है। इस ई चारा केंद्र पर संस्थान के द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा प्रदान किया गया है और वहां से समय समय पर परामर्श सेवाएं संचालित की जा रही हैं। उनमें मुख्य रूप से एक मौसम आधारित सेवा है, जिस पे कि मौसम की हर सप्ताह की जानकारी किसानों को दी जाती है। इस जानकारी के आधार पर किसान अपनी सिंचाई, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं व्याधि नियंत्रण, पशुओं की बीमारी आदि से संबंधित क्रियाओं को संचालित करते हैं। जैसे यदि
हमारे संस्थान द्वारा मौसम भविष्यवाणी में यदि बरसात की भविष्यवाणी है तो हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि अभी अपनी सिंचाई रोक दें और उस सिंचाई रोकने से अपने खर्च की कमी कर सकते हैं। दूसरी जो प्रमुख सेवा इस केंद्र से द्वारा संचालित हो रही है, संस्थान का सारा साहित्य हिंदी में किसानों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ इस केंद्र पर उपलब्ध है। प्रतिदिन कई किसान यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, घर भी ले जाते हैं और संस्थान की एवं अन्य संस्थानों की भी जो उन्नत तकनीकें हैं उनके बारे में उनको ज्ञान मिलता है। यह केंद्र हमारे गांव के हमारे जो वॉलंटियर श्री दशरथ जी द्वारा संचालित किया जा रहा है और वो इस केंद्र की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही देखरेख करते हैं। परंपरागत कृषि प्रणाली के साथ साथ नई नई तकनीकों जैसे मेड पर चारा उत्पादन, चारा फसलों की प्रजातियों का सहभागी चयन, उन्नत चारा फसलों का बीज उत्पादन, बीज उपचार, वर्ष भर चारा उत्पादन, उद्यान वन चारागाह प्रणाली, कांटा रहित नागफनी चारा उत्पादन, ई चारा केंद्र, अजोला उत्पादन एवं प्रयोग आदि चारा उत्पादन तकनीकों का हस्तांतरण किसानों के खेतों पर किया गया है। पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं बताने जा रहा हूँ। विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है या किसान भाई अपनी खेतिहर ज़मीनों को चारे के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ के लिए चुकंदर एक अच्छे चारे के रूप में सामने आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण फसल हमारी कांटा रहित नागफनी है। इन 2-3 फसलों को हम लोग उन ज़मीनों में जहाँ पर अपने मुख्य फसल में हमारा कंपटीशन है उसको अलग हटा के हम लोग लगा सकते हैं। कांटा रहित नागफनी हम लोग जो मेड़े हैं या हमारे नाले ऊपर की ज़मीन है या जो बीहड़ ज़मीन है, परती ज़मीन है, सूखी ज़मीनें हैं, वहाँ पर लगाने पे जब गर्मी का मौसम है, जब कोई चारा उपलब्ध नहीं होता है तो इसको लगाकर हम लोग अच्छा चारा ले सकते हैं। इसकी विशेषता ये है, विशेषकर कांटा रहित नागफनी में पानी का प्रतिशत 85 से 90% होता है और क्रूड प्रोटीन की मात्रा 5 से 7% होती है। ऐसे क्षेत्रों में ये एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहा है और बहुत से किसान इसको अपना रहे हैं। इसको खिलाने का तरीका यह है कि इसके जो पैडाक्स हैं उनको टुकड़े टुकड़े काट के चॉप करके करीब 25 से 30% सूखा भूसा या पुआल के साथ मिला के खिलाना चाहिए। शुरुआत में पशु इसको कम पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इसको पसंद करने लगते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रफल, विशेषकर जहाँ पर आजकल पानी कम बरस रहा है या सूखा पड़ रहा है, ऐसे क्षेत्रों के लिए कांटा रहित नागफनी एक अच्छे चारे के स्रोत के रूप में सामने आ रहा है और भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान इसको किसानों के बीच ले जा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिक समय समय पर किसानों के खेतों में जाकर घास उगाने की तकनीकों का प्रदर्शन भी करते हैं एवं स्थान के एटिक सेंटर में भी किसानों को संपूर्ण जानकारी देकर भेजा जाता है। मेरा नाम दशरथ सिंह, मैं गांव गरेरा से हूं, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। 2013 से ग्रासलैंड ने हमारे यहाँ एक जो आदर्श चारागाह कार्यक्रम आरंभ किया है, तो हम पहले यहाँ पे हम घास को ना के बराबर जानते थे कि चारा क्या है और कम था, हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं था। अब हमारे यहाँ जब से हम 2013 से संस्थान में जुड़ गए, तो जुड़ने से जैसे हमारे यहाँ जो नेपियर घास है, तो नेपियर घास हमारे लिए वर्ष भर चारा उत्पादन देता है। इसमें अभी हमने जई लगा रखी है और इसके उपरांत हम फिर दूसरी उसमें बरसात में लोबिया लगाएंगे। तो लोबिया के साथ साथ में ये हमारा नेपियर कटता रहेगा और इसके पश्चात फिर हम गर्मियों में भी इसको यहाँ ज्वार लगाएंगे इसमें। तो ये हमको बराबर फसल चक्र चलता रहता है, तो इसलिए हम काफ़ी पशुओं को हमको मिलता है। दूसरी बात, इसमें हम जो नेपियर घास लगाया है, नेपियर घास के साथ में हमको 2 फायदे हैं। चारा तो मिलता ही है, साथ में हम बेचते हैं, तो आम के आम और गुठलियों के दाम। दूसरी बात, हम सारे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं चराने के लिए और हम रिश्तेदार पड़ोस के गांव में सारे लोगों को हम बेचते हैं। इसके अलावा हमने एक सारे फार्मरों ने मिल के एक समूह बनाया है, ब्रजराज समूह। उस समूह के माध्यम से जैसे हमको नेपियर की जड़ें हैं और बरसीम का बीज है, लोबिया का बीज है और जई का बीज है, जो हम सारे बीज इकट्ठे करके और बेचते हैं किसानों को। तो इससे हम लोगों को भूस की बचत तो हो ही रही है
दूसरी बात पशुओं को दूध भी बढ़ रहा है। तीसरी बात कि हमको पैसा भी बच रहा है इससे हम सब लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और सब लोग हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे हमारे जानवर भी हष्ट पुष्ट हैं और दूध भी अच्छा बढ़ रहा है, हमको पैसा भी खूब मिल रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि और भी सब किसान भाई इसी तरह जैसे हम लोग इस घास को बढ़ा रखा है, ऐसे सब लोग बढ़ाएं तो हमारे देश में और हमारे गांव में काफ़ी उत्पादन होगा, दूध का उत्पादन होगा, चारे का उत्पादन, हम लोगों को सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आदर्श चारागाम का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके माध्यम से हमारे गांव के और आसपास के सारे किसान जो लोग आते हैं उसकी सराहनीय करते हैं और उससे हम लोगों को बड़ा सराहनीय रखते हैं हमारे लिए। हमारा नाम केसकली ननवास है, हमारा दतिया जिला गांव है, नाम है दतिया जिला, जहाँ से गिलास लैन हमारा वरदान बरसीन मिली है। जय 822 बरसीन जय मिली, जय बढ़िया कट रही, बढ़िया भैंस ने 3 बेर कट गई, चौथे कटने अब रखने बीज बनाने उसको, और भैंसनी का दूध बढ़ रहा, अच्छा कट रहा, अच्छी पल रहा है। हाँ, घास भी भली अच्छी घास मतलब उपलब्ध है, चाहे सूखा पड़ जाती है तो घास बार बार कटती है, हमें इससे बहुत अच्छी फ़ायदा हुई है। दूसरी बात, जानवर भी अच्छे दूध देते हैं इस घास से, इसको घास खिलाते हैं तो जानवर में दूध अच्छा निकलता है और गर्मियों में कभी सूखती नहीं है और बार बार कटाई होती है, मतलब इतनी हमारी बरसी में कटाई नहीं होती, उतनी घास में हमारी कटाई चल रही थी, बहुत अच्छी लाभ होती है। और गर्मियों में भी नहीं सूखता है, गर्मियों में भी कटाई होती है, बहुत बार बार कटाई चलती है इसकी, वो इसको और बढ़ाना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छी लाभ है इससे। इस प्रकार IGFRI झांसी ने देश की श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक पहल की शुरुआत कर दी है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप हमारे पास चिट्ठी पत्री डालिए जिससे कि हम आपको इसका जवाब दें
और आप जो है किसान भाई ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।